ओम अर्हं ओम अर्हं नमः ओम अर्हं नमः ओम नमः ओम अर्हं ओम अर्हं नमः ओम अर्हं नमः ओम ओम अर्हं नमः ओम अर्हं नमः ओम अर्हं नमः। परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज का सत्र शुरू कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरुवरं वंदे सत्यं सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात। ओम अरहम ओम अरहम। बंधुओं और बहनों, पिछले सप्ताह हमने एक बहुत ही शानदार टॉपिक पर चर्चा की। श्वास में बदलाव क्यों जरूरी है, श्वास में बदलाव, इस बारे में हमने जाना। सही श्वास कैसे लें और श्वास का महत्व हमारे जीवन में सबसे ज्यादा क्यों है, इस बारे में भी हमने जाना। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम उसी विषय को लेकर फिर दोबारा आपके साथ जुड़ रहे हैं, पार्ट 2 लेकर। और हमारा मार्गदर्शन करने के लिए बेंगलोर से पूजा जी गुगलिया हमारे साथ जुड़ चुकी है, जानी मानी प्रेक्षा ध्यान साधिका और शिक्षिका। तो मैं ज्यादा समय लेना नहीं चाहूंगा। आप सबसे निवेदन, अपने अपने वीडियो ऑन कीजिए प्लीज। सबसे निवेदन, अपने अपने वीडियो ऑन करेंगे और दोनों हाथ ऊपर करते हुए ओम आरंभ के साथ पूजा जी का वेलकम स्वागत करेंगे। और पूजा जी, आपसे निवेदन, आप आज का सत्र शुरू करें। यस, ओवर टू यू। श्रवण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में शत शत वंदन करते हुए प्रेक्षा प्रणेता आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के चरणों में वंदन करते हुए गुरुदेव आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में शत शत वंदन। आप सभी साधकों को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। आज के सेशन में जुड़ने के लिए आप सभी साधकों को मेरा धन्यवाद। तो जिन जिन ने पिछली बार का सेशन अटेंड किया था उन सबको पता होगा कि हमने एक होमवर्क लिया था। तो मुझे आशा है कि सबने वो होमवर्क किया है, तो हम उसी से शुरुआत करते हैं। होमवर्क ये था कि आप सबको ये पता करना था कि हमारे लंग की कैपेसिटी कितनी है, हमारे फेफड़ों की क्षमता कितनी है। तो कोई जिन किसी ने ये होमवर्क किया है प्लीज चैट बॉक्स में अपना ये उत्तर लिख सकते हैं, अगर सब कंफर्टेबल हैं तो। अमृत जी, यस, अमृत जी की हाथ से इशारा कर रहे हैं, आप लिख सकते हैं। आप बात भी करना चाहें तो हम 1 मिनट आपको अनम्यूट ऑप्शन भी दे सकेंगे। आप हैंड राइज कीजिए प्लीज। अमृत जी बोलिए। मैं पिछला सेक्शन आपका अटेंड नहीं किया था, लेकिन आपने लंग की 6 लीटर कैपेसिटी है। 6 लीटर। हाँ हाँ, ओम वाह। बहुत सुंदर। तो हमारे जो फेफड़ों की क्षमता है वह है 6 लीटर। तो हम जानेंगे कैसे हमारे फेफड़ों की ये क्षमता 6 लीटर है, किस अपेक्षा से। पिछले सेशन में हमने जाना कि श्वास का हमारे जीवन में क्या महत्व है, कैसे श्वास हमारे शरीर और मन का एक पुल है,
कैसे वह हमारे तनाव को कम करता है, कैसे वह हमारे एकाग्रता को बढ़ा देता है। तो आज हम जानेंगे कि जिस श्वास को हम सिर्फ बाहर से अनुभव करते हैं, श्वास अंदर गया और श्वास बाहर आया, वह श्वास कैसे हमारे शरीर के भीतर जाकर अपना कार्य करता है और कैसे हमारे शरीर के स्तर पर दीर्घ श्वास लेने से हमें फायदे होते हैं और कैसे वह हमारे आगे जाकर हमारे तनाव, हमारे मानसिक स्तर पर और हमारे भावनात्मक स्तर पर अपना कार्य करता है। तो श्वास जो कि एक इतना महत्वपूर्ण घटक है हमारे जीवन का, उसके बारे में जब हम जानेंगे, उसके साथ हम हमारे अंदर की यात्रा करेंगे तो वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। तो हम शुरू करते हैं अपने श्वास के भीतर की यात्रा को जानने की यात्रा से। तो कैसे ये श्वास अंदर जाता है और कैसे हमारा जो श्वसन तंत्र है उसके मुख्य जो भाग है वो है हमारी नासिका। इसके आगे जब हम श्वास लेते हैं तो हमारा श्वास गुजरता है आगे जाकर श्वास नली। जी, आप सब ये पिक्चर देख सकते हैं कि जब हमारा श्वास नाक से अंदर जाता है तो वह श्वास नली के माध्यम से होता हुआ, इस फोटो में आप देख सकते हैं एक नली बनी हुई है जिसे ट्रैकिया कहते हैं, जिसे श्वास नली कहा जाता है। ये श्वास नली से होता हुआ आगे जाता हुआ श्वास, ये नली आगे जाकर दो भागों में विभक्त हो जाती है जिसे ब्रोंकाई कहते हैं। और ये दोनों प्रत्येक भाग एक एक फेफड़ों के अंदर पहुंचता है। हमारे फेफड़ों के दो हिस्से हैं, राइट और लेफ्ट। तो ये दोनों श्वास नली के दोनों हिस्से हमारे एक एक फेफड़ों के अंदर पहुंचते हैं और अंदर जाकर पेड़ की शाखाओं की तरह आगे छोटी छोटी इसकी शाखाएं बन जाती हैं। तो हमारे फेफड़ों के दो भाग हैं, राइट और लेफ्ट। जो राइट वाला हिस्सा है वह तीन भागों में बटा हुआ है और जो लेफ्ट वाला हिस्सा है वह दो भागों में बटा हुआ है। वह थोड़ा सा छोटा है क्योंकि लेफ्ट साइड में हमारा हृदय स्थित होता है। जिस जगह पर आप एक गड्ढे की जगह देख रहे हैं, वहां पर हमारा हृदय स्थित होने के कारण हमारा जो लेफ्ट का हिस्सा है वह थोड़ा छोटा होता है। तो ये आपने जाना मोटा मोटी रूप से कि हमारा श्वसन तंत्र किस प्रकार दिखता है। तो हमारे फेफड़ों की जो मेन फंक्शन या हमारे फेफड़ों का मुख्य कार्य है वह है हवा को अंदर लेना। जो श्वास के माध्यम से हम हवा अंदर लेते हैं उसको अपने अंदर लेना, फिर वहां पर गैसों का आदान प्रदान करना और ऑक्सीजन को रक्त तक भेजना। इस पिक्चर में आप देख पा रहे हैं कि जो हमारी श्वास नली की जो शाखाएं फेफड़ों के अंदर अंत में गुब्बारों जैसी संरचना तक जाकर पूरी होती हैं। ये जो गुब्बारे हैं इन्हें हम कहेंगे एल्वियोली या फुफ्फुस। ये एक बलून जैसी संरचना होती है। जिस तरह से बलून में हवा भरने पर वह फूल जाता है, ठीक उसी प्रकार सेम वैसे ही जब हम श्वास लेते हैं तो हमारा श्वास नली के माध्यम से होता हुआ अंत में इन गुब्बारों जैसी संरचना फुफ्फुस में पहुंचता है और ये फूल जाते हैं और तब हमारे इन गुब्बारों के फूलने पर हमारे फेफड़े फूलते हैं। ये एल्वियोली जैसी जो संरचना है वो पूरे लंग में ये इतनी छोटी छोटी गुब्बारों से संरचना होती है कि हमारे पूरे फेफड़ों में इनकी संख्या कितनी हो सकती है। आप एक बार सोचें, ये ऑलमोस्ट 20 करोड़ से लेके 80 करोड़ तक इतनी संख्या में हमारे फेफड़ों में ये गुब्बारे की संरचना बनी हुई है। आप सोच सकते हैं 20 करोड़ यानी कितना नंबर हमारे शरीर के भीतर एक कितना अनजाना सा एक वर्ल्ड है, ये एक संसार है जिसको हमने अभी तक जाना नहीं है।
तो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं जो हम अपने शरीर के बारे में या नई चीजें जानते हैं, कई बार सोचते हैं कि ये इतना साइंस पढ़ के हमें क्या करना है, या पर जब हम इसको श्वास से जोड़ के देखें कि जो श्वास हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट है उसके बारे में जाने, तो ये चीज इंटरेस्टिंग बन जाती है। वैसे ही हम प्रेक्षा ध्यान के माध्यम से अपने पूरे शरीर के बारे में जब जानना शुरू करेंगे, क्योंकि जानना और देखना ही प्रेक्षा ध्यान में का मुख्य हमारा जो प्रयोग है वह है, हर प्रयोग जानने और देखने से शुरू होता है। और जब हम अपने शरीर को जानना शुरू करते हैं, जो कि हमारा प्रवेश द्वार है, अध्यात्म में प्रवेश करने का द्वार हमारा शरीर है, तो उसको जब हम जानेंगे तो हम अपनी साधना में बहुत गहराई से उतर पाएंगे। इसीलिए आज हम अपने श्वास के बारे में जानना शुरू करेंगे। तो हमारा जो श्वास है वह दो प्रकार का होता है। एक होता है एक्सटर्नल और इंटरनल, बाह्य और आंतरिक। बाह्य श्वास जो हम सब जानते हैं, अभी आपने जाना कि श्वास हम नाक से भीतर लेते हैं, वह श्वास नली के माध्यम से फेफड़ों तक और फुफ्फुस तक पहुंचता है, और फिर वही फुफ्फुस से वापस श्वास नली और नाक के माध्यम से बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये जो श्वास की क्रिया है इसे हम कहते हैं एक्सटर्नल ब्रीथिंग या बाह्य श्वास। अब आंतरिक श्वास क्या है? क्या इस श्वास के आगे भी हम कोई श्वास लेते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे कि हमने जिस श्वास को भीतर ग्रहण किया और बाहर छोड़ा, इसके बाद हम श्वास क्यों लेते हैं? हमारा श्वास लेने का मुख्य उद्देश्य है ऑक्सीजन को ग्रहण करना। हमारे शरीर को ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो कैसे ये ऑक्सीजन हमारे सिर्फ फेफड़ों तक जाकर वापस बाहर आ सकता है? तो इस तरह से श्वास का आगे का कार्य शुरू होता है। ये जो बाह्य क्रिया है श्वास की, जब ये होती है तब जो एल्वियोली या जो फुफ्फुस या गुब्बारों जैसी संरचना हमारे फेफड़ों में होती है, उसके ऊपर हमारी बहुत महीन रक्त वाहिनियां या ब्लड वेसल्स होती हैं। हमारा रक्त उस उन एल्वियोली या गुब्बारों जैसी संरचना के ऊपर से गुजर रहा होता है। तो जब हम श्वास लेते हैं और हमारा श्वास उन एल्वियोलीज में भरा रहता है, तब श्वास में से जो ऑक्सीजन है वो रक्त के द्वारा ले ली जाती है। रक्त में जो रेड ब्लड सेल्स या लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं वो ऑक्सीजन को ग्रहण करती हैं। ये जो ऑक्सीजन वाला ब्लड है या रक्त है वो हमारे हृदय तक जाता है, और हृदय तक पहुंचकर हृदय उस रक्त को हमारे पूरे शरीर में भेजता है, क्योंकि हृदय हमारा एक पंप का कार्य करता है। वो सारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड हृदय में जाता है और वहां से हमारे पूरे शरीर तक सर्कुलेट होता है, जहां पर फिर हमारा रक्त परिसंचरण तंत्र यानी ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम कार्य करता है। पूरे शरीर तक रक्त के माध्यम से ऑक्सीजन पहुंचती है। तो क्यों हमारे पूरे शरीर को ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, ये हम मोटा मोटी रूप में जानेंगे कि हमारे शरीर की प्रत्येक कोशिका, हर एक सेल ऑक्सीजन और भोजन के द्वारा, जिस शुगर को हम ग्रहण करते हैं, भोजन जब हम करते हैं और जब उसका पाचन होता है तब शुगर का निर्माण होता है, शर्करा का निर्माण होता है, वह भी ब्लड में मिलकर ब्लड के माध्यम से प्रत्येक कोशिका तक पहुंचती है। और हमारी कोशिकाएं इस ब्लड और ऑक्सीजन को ग्रहण करती हैं और ऊर्जा का निर्माण करती हैं। ऊर्जा, ऊर्जा यानी वह पावर जिससे हमारे शरीर की प्रत्येक क्रिया चल रही है। अगर मैं हाथ हिला रही हूं तो उसके लिए भी मुझे ऊर्जा की आवश्यकता है। अगर मैं बात कर रही हूं उसके लिए भी मुझे ऊर्जा की आवश्यकता है। आप बैठे हैं, उसके लिए भी आपको ऊर्जा की आवश्यकता है। मतलब शरीर की हर एक क्रिया, हमारे जीवन की प्रत्येक क्रिया में जिस ऊर्जा की आवश्यकता है
उस ऊर्जा का निर्माण होता है हमारे श्वास के द्वारा ग्रहण किए गए ऑक्सीजन से। और जब ये हमारी कोशिकाएं ऑक्सीजन और शुगर से ऊर्जा का निर्माण करती हैं, तब वहां पर कुछ अनवांटेड गैसेस पैदा होती हैं, जैसे जिसमें मुख्य है कार्बन डाइऑक्साइड। हमारा रक्त कोशिकाओं को जब ऑक्सीजन देता है, तब वह बदले में वहां से जमा हुई कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करता है। उस कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करके ये रक्त पुनः हमारे हृदय तक पहुंचता है, जहां से ये हृदय इस रक्त को हमारे फेफड़ों तक पहुंचाता है। और फेफड़ों में वहां वहां पर एल्वियोलिस या गुब्बारे जैसी संरचना पर ये रक्त कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़कर वहां पर आई हुई श्वास के माध्यम से आई ऑक्सीजन को ग्रहण कर लेता है। तो इस तरह हमारे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान एल्वियोलिस में होता है और हमारे आंतरिक श्वसन में कोशिका के स्तर पर होता है। ये बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है, बट क्योंकि हम कभी इसको इतना इंटरेस्टिंगली जाने नहीं है, तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है। अगर किसी को कोई भी इस प्रोसेस में डाउट है तो आप अंत में मुझे पूछ सकते हैं। तो इस तरह से हमारा बाह्य और आंतरिक श्वसन कार्य करता है, जिससे हमारे शरीर की प्रत्येक कोशिका को ऑक्सीजन मिलता है। तो ये ऑक्सीजन जब हमें श्वास के माध्यम से मिलता है, तो आप समझेंगे कि कैसे हमारा श्वास दीर्घ होना और सही होना बहुत जरूरी है। यदि हमारा श्वास सही नहीं है, तो हमारा जो मेन कंपोनेंट है जिससे हमें ऊर्जा मिलती है, वही अगर सही नहीं होगा तो हमारी ऊर्जा कम होगी। जब ऊर्जा कम होती है तब क्या होता है, जब एनर्जी नहीं होती है तब हम अपना कोई कार्य ठीक से नहीं कर पाते हैं। किसी भी कार्य को करने के लिए शक्ति की कमी होने से चिड़चिड़ापन आता है। जब हम किसी कार्य को नहीं कर पाते हैं तब हम चिड़चिड़े हो जाते हैं, क्रोध आता है और बहुत सारी समस्याएं इससे पैदा होती हैं। तो ये जो हमारे लंग्स में की जो कैपेसिटी है, वह हमारी उम्र के साथ प्रति वर्ष 1% कम हो जाती है। हमारे लंग्स की कैपेसिटी अभी आपने जाना, अभी जो आनंद जी ने, अमृत जी ने जो आंसर किया था कि 6 लीटर है, तो यह 6 लीटर क्या है? हमारे फेफड़ों में जो गुब्बारे हैं उनमें जो हवा को होल्ड करने की जो क्षमता है वह 6 लीटर है। यानी हमारे पूरे फेफड़ों में हम 6 लीटर तक की हवा को भर सकते हैं। अब हम ये जानते हैं कि इसका इम्पोर्टेंस क्या है। जो हमारे फेफड़े हैं उसमें 6 लीटर तक की श्वास हम भर सकते हैं, पर एवरेज सामान्यतः जब हम छोटा और लंबा, छोटा और तेज श्वास लेते हैं, तब हम क्या करते हैं, हम अपने श्वास में सिर्फ 1 लीटर हवा अंदर ले पाते हैं। 6 लीटर की क्षमता, और हम कितना श्वास ले रहे हैं? सिर्फ 1 लीटर। तो ये 1 लीटर इतना कम श्वास जब हम लेते हैं तो क्या होता है? एक एग्जाम्पल हम सब पहले सुनेंगे, उसके बाद आपको इसका उत्तर मिलेगा कि कैसे श्वास छोटा लेने से हमें क्या प्रभाव होते हैं, हमारे शरीर पर क्या प्रभाव होते हैं। जैसे एक रेलवे स्टेशन पर एक गाड़ी रुकती है, एक ट्रेन रुकती है। मान लीजिए कि वो ट्रेन पूरे यात्रियों से भरी हुई है और प्लेटफॉर्म पर भी हजारों हजारों यात्री, यानी बहुत सारे यात्री, हजारों की संख्या में प्लेटफॉर्म पूरा भरा हुआ है। और एक ट्रेन आती है और वो 1 मिनट के लिए प्लेटफॉर्म पर रुकती है। तो क्या होगा? वो ट्रेन सिर्फ 1 मिनट के लिए रुकती है, तो आप सोच सकते हैं कि क्या होगा।
प्लेटफॉर्म पर कैसी स्थिति होगी? सर, अगर आप अनम्यूट ऑप्शन दे सके तो कोई आंसर कर सकते हैं अगर इस चीज का। यस, किस आप हैंड स्थिति राइज में? कर सकते हैं, आपको अनम्यूट ऑप्शन दिया जाएगा। संगीता जी बोलिए। भगदड़ मचेगी। जी, भगदड़ मच जाएगी। यानी कि जो यात्री ट्रेन से नीचे उतरना चाहते हैं वो ठीक से उतर नहीं पाएंगे, और जो ट्रेन में चढ़ना चाहते हैं वो सुनाई ठीक। दिया सर? जी, संगीता जी ने कहा कि भगदड़ मच जाएगी, यानी कोई भी अपना भगदड़ कार्य मचेगी। ठीक से कर नहीं पाएंगे। कोई भी यात्री जो चढ़ना चाहते हैं वो ठीक से चढ़ नहीं पाएंगे, और जो उतरना चाहते हैं वो वहां पर ठीक से उतर नहीं पाएंगे, और ट्रेन 1 मिनट के बाद प्लेटफॉर्म से चली जाएगी। वही अगर यही ट्रेन वहां पर 10 मिनट रुकती है, अगर प्लेटफॉर्म पर 10 मिनट रुकती है तो क्या होगा? आप में से कोई उत्तर देना चाहेंगे? यस, विभा जी ने हैंड राइज किया। विभा जी बोलिए। सब शांति से उतरेंगे भी और चढ़ेंगे भी, 10 मिनट है तो आराम से। जी, तो हम सब ने ट्रेन यात्रा की है तो हम सबको एक्सपीरियंस है। हम सब जानते हैं कि अगर ये ट्रेन 10 मिनट के लिए वहां रुकती है तो जो बाहर वाले पैसेंजर है वो आराम से वेट करेंगे, अंदर वाले पैसेंजर आराम से बाहर उतरेंगे, फिर बाहर वाले पैसेंजर अंदर जाएंगे। सब शांतिपूर्वक वो कार्य जो जिस तरह से होना चाहिए वैसे होगा, और सब आराम से अपने अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचेंगे। तो यही सेम एग्जाम्पल, इसी सेम उदाहरण को आप अपने लंग्स पर फिट करके देखिए कि जब हम श्वास लेते हैं, जब हमारा श्वास छोटा होता है, जैसे कि हम जब 1 मिनट में 15 या 20 श्वास लेते हैं, तब हमारा श्वास अंदर जाता है, जाते ही 2 सेकंड रुकता है और वापस बाहर आ जाता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जब लंग्स के अंदर हमारा श्वास सिर्फ 2 सेकंड के लिए रुका, तो वो जो ऑक्सीजन हमारे श्वास अंदर लेके गया, वो ऑक्सीजन ना ठीक से ब्लड को जा पाती है, और ना ब्लड के पास जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ठीक से बाहर आ पाता है। जैसे कि स्टेशन पे होता है, वैसे जब हम छोटा श्वास लेते हैं तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो आदान प्रदान है वह ठीक से नहीं हो पाता है, और उससे क्या होता है कि ना हमारे शरीर को उपयुक्त मात्रा में ऑक्सीजन मिलती है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड जो एक हानिकारक गैस है वह हमारे शरीर के भीतर एकत्रित होती जाती है, वह बाहर नहीं आ पाती है जिसको बाहर निकलना है। तो जब हम दीर्घ श्वास का प्रयोग करते हैं तो वही ट्रेन जो 1 मिनट के लिए रुकती थी वह अब 10 मिनट के लिए, वही श्वास जो सिर्फ 2 सेकंड हमारे फेफड़ों के भीतर रहता था, जब हम दीर्घ श्वास करते हैं तो वही श्वास 5 से 10 सेकंड तक हमारे फेफड़ों के भीतर वहीं रुका रहता है। और जब वो वहां पर इतनी देर तक रहता है, तब आराम से जो हमने श्वास में ऑक्सीजन को ग्रहण किया है वह एकदम आराम से रक्त के अंदर ट्रांसफर होती है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड जो हानिकारक गैसेस हैं वह आराम से हमारे फेफड़ों के भीतर आती है, और हम उसको श्वास के माध्यम से बाहर निकाल देते हैं। तो आप सबको समझ में आ गया होगा कि कैसे दीर्घ श्वास लेना हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट है। जब हम दीर्घ श्वास खाली लेते हैं तो हमें क्या क्या फायदे होते हैं? जब हम ऑक्सीजन को ठीक मात्रा में शरीर में लेते हैं तो जब श्वास दीर्घ होता है तो हमारा जो ऑक्सीजन को अब्सॉर्ब करने की या लेने की जो क्षमता है वह 20 से 30% तक बढ़ जाती है। हमारे ब्रेन सेल्स को, जो हमारे शरीर का 20% ऑफ द हिस्सा है, हमारे ब्रेन सेल्स को ऑक्सीजन अधिक मात्रा में मिलती है। जब ब्रेन को ऑक्सीजन बराबर मिलेगी तो हमारा ब्रेन अच्छे से कार्य करेगा, हमारा पूरा शरीर जिसके ऊपर डिपेंडेंट है
हमारे शरीर की हर एक कार्य प्रणाली जो यहाँ से संचालित हो रही है, तो ब्रेन को अगर ऑक्सीजन ठीक से मिलेगा तो हमारी सारी क्रियाएं सुचारू रूप से चलेगी और हमें फैटीग या जो हमें क्या बोल सकते हैं कि जब हम एनर्जी से डिप्लीव या जब हमें कम एनर्जी महसूस होती है, हम सबको महसूस होता है एज आजकल एज उसका फैक्टर नहीं हो गया है। आजकल छोटे बच्चों से लेकर बड़ों तक सबको एनर्जी कम होने की शिकायत रहती है। बच्चे भी जल्दी थक जाते हैं, युवा लोग भी ज्यादा काम नहीं कर पाते हैं। तो उसका सबसे मुख्य कारण यही है कि हम अपनी श्वास को ठीक से नहीं ले रहे। जो फ्यूल हमें चला रहा है, यानी जैसे हम अपनी गाड़ी में अगर पेट्रोल ही कम भरेंगे तो हमारी गाड़ी कितनी दूर चल सकती है। 1 लीटर पेट्रोल में हमारी गाड़ी सिर्फ 5-10 किलोमीटर ही जा पाएगी। और अगर हम उसको फुल टैंक करें, जितनी उस गाड़ी की क्षमता है उसको फुल टैंक कर ले, फिर तो हमें एनर्जी के लिए कोई चिंता करने की आवश्यकता ही नहीं है। हम 100, 200, 300 किलोमीटर आराम से जा सकते हैं। उसी तरह जब हम अपनी श्वास की एनर्जी का टैंक फुल करके रखें तो हम पूरे दिन अपनी हर क्रिया को सुव्यवस्थित रूप से आराम से बिना किसी टेंशन के कर सकते हैं। सबको चाहिए ना एनर्जी, सबको रहता है कि हाँ मैं ये सारे मतलब हमारे हमारे सबके बहुत सारे लक्ष्य होते हैं जो हमें पूरे करने होते हैं हर दिन। सुबह उठते ही दिमाग में हजार चीजें होती हैं, पर जब हम कुछ चीजें कर पाते हैं आधे दिन तक, तब तक हमारी एनर्जी डाउन हो जाती है। तो अगर आपको अपने सारे लक्ष्यों को प्राप्त करना है तो आपको दीर्घ श्वास का प्रयोग रेगुलर करना होगा। अब जो ये वेस्ट कार्बन डाइऑक्साइड होती है, जब हम श्वास छोटा लेते हैं और जो हमारे शरीर के भीतर कार्बन डाइऑक्साइड होती है जो बाहर नहीं निकल पाती है और अगर शरीर के भीतर ही एकत्रित होना शुरू हो जाती है, तो हमारे शरीर में बहुत सारे टॉक्सिन्स इकट्ठा हो जाते हैं। और इससे क्या होता है, हमें चिड़चिड़ापन आता है, हमारा हेडेक होता है, मेंटल फॉग जिसे कहते हैं। एक उम्र के बाद हम सब सोचते हैं ना कि मैं कुछ सोचा था मैंने, पर जब वो कार्य करने के लिए उठते हैं तब तक हम भूल जाते हैं कि हम क्या करने वाले थे। जैसे कि मैं किसी किचन से मैं निकलती हूँ कि मुझे कोई चीज चाहिए रूम से, और जब तक रूम पहुंचती हूँ तो मैं एकदम ब्लैंक हो जाती हूँ कि मैं क्या लेने के लिए आई थी। फिर वापस जाती हूँ, फिर थोड़ी देर बाद याद आता है कि हाँ मैं किस लिए गई थी। तो ये जो मेंटल फॉग है, यानी एकदम से एक ब्लैकआउट हो जाता है हमारा दिमाग, ये भी इसी वजह से होता है कि जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा बहुत ज्यादा हमारे शरीर में इकट्ठा हो जाती है। इसके अलावा हमारी एंजाइटी, चिंता या अशांति बढ़ती है। और जब हम दीर्घ श्वास का प्रयोग करते हैं और तब हमारी जो लंग्स की इलास्टिसिटी है, अभी जैसे एक रबर बैंड होता है, उसको अगर ऐसे ही पड़ा रखें तो आप देखेंगे कि थोड़े टाइम बाद वो सूख जाता है और उसको खींचने पर वो टूट जाता है। एक तो वो खींचा ही नहीं जाता है, पर अगर हम उसको जबरदस्ती खींचें तो वह टूट जाता है। तो उसी तरह से हमारे फुफ्फुस या एल्वियोली, जो गुब्बारों जैसी संरचना हमारे फेफड़ों में होती है, उसकी भी यही हालत है कि यदि हम उसको यूज नहीं करते हैं, यानी जब हम श्वास पूरा नहीं लेते हैं, तब क्या होता है कि जो 20 करोड़ जितनी संख्या में फुफ्फुस हमारे फेफड़ों में है, वो पूरी तरह से यूज ही नहीं हो पाते हैं। आपने अगर श्वास ही छोटा लिया तो कुछ फुफ्फुस फूलते हैं, बाकी के फुफ्फुस को कार्य करने की आवश्यकता ही नहीं होती है, क्योंकि आपने तो श्वास उतना लिया ही नहीं है कि वो सारे फुफ्फुस अपना कार्य कर पाए। तो धीरे धीरे जब वो कार्य नहीं करते हैं तो वो निष्क्रिय हो जाते हैं, कड़क हो जाते हैं और उनकी इलास्टिसिटी कम हो जाती है। और फिर जब हम श्वास लेना भी चाहें तो ले नहीं पाते हैं। जब हम रेगुलर छोटा श्वास लेते हैं तो आप देखेंगे कि जब आप एकदम गहरा श्वास लेने की कोशिश करते हैं तो आपको पेन फील होगा या आप ले नहीं पाएंगे। तो ये स्थितियां कब होती हैं, जब
हमारे फुफ्फुस कार्य करना कम कर देते हैं। पर जब हम दीर्घ श्वास प्रेक्षा का रेगुलर प्रयोग करते हैं, धीरे धीरे आप 1 मिनट से लेकर दीर्घ श्वास प्रेक्षा का प्रयोग शुरू करें प्रतिदिन, तो धीरे धीरे जो हमारे फेफड़े हैं वो पूरी तरह से एक्टिव होंगे और अपना कार्य करना शुरू करेंगे। जब हम इन अपने पूरे फेफड़ों का उपयोग नहीं करते हैं, श्वास ठीक से नहीं लेते हैं, तो बहुत सारा हिस्सा हमारे फेफड़ों का जो होता है वो निष्क्रिय और खराब होने लगता है। सिर्फ श्वास नहीं ठीक से नहीं लेने मात्र से हमें बहुत सारी समस्याएं आती हैं श्वास से संबंधित। अब हम जानेंगे, हमने श्वसन क्रिया की प्रक्रिया को जाना, पर हमारे शरीर में कुछ और भी ऐसे हिस्से हैं जो हमारे श्वास की क्रिया को सपोर्ट करते हैं। ये जानकारी मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अगर हम जैसे हमें आज प्रयोग करने का थोड़ा सा टाइम कम मिलेगा, पर अगर ये जानकारी आपके पास होगी तो जब भी आप श्वास का प्रयोग आगे करेंगे, क्योंकि ये प्रयोग सिर्फ एक दिन के लिए नहीं है, जब भी आगे आप श्वास का प्रयोग करें तब अगर आपको पता होगा कि श्वास कैसे आपके शरीर के भीतर कार्य कर रहा है, तो आप खुद इस प्रयोग को करना चाहेंगे, खुद आप अपने शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए जागृत होंगे। तो ये श्वसन तंत्र के अलावा कुछ हिस्से हमारे शरीर में हैं जो हमारे श्वास को सपोर्ट करते हैं, जैसे कि उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है, तो आप इस फोटो में देख पा रहे हैं कि हमारे लंग्स के नीचे का जो हिस्सा है वो उसमें एक खाली जगह है, वो ऐसे शेप में है, ठीक है। मतलब इसके ऊपर हमारे लंग्स है, यहाँ पर राइट और यहाँ पर लेफ्ट। तो ये जो संरचना है, हमारे फेफड़ों के नीचे एक भित्ति या एक लेयर होती है, उसे हम कहते हैं तनुपट। ये एक भित्ति जैसी हमारे फेफड़ों के नीचे इस शेप में रहती है। आप सब मुझे मेरा पिक्चर आपको सबको दिखाई दे रहा है, तो यस, इस दिख रहा है। शेप में हमारे फेफड़ों के नीचे ये एक लेयर होती है, इसको हम तनुपट या डायफ्राम बोलते हैं। ये हमेशा इसी शेप में रहती है, पर जब हम श्वास लेते हैं तब क्या होता है, ये जो संरचना है, ये जो डायफ्राम है, वो इस तरह से सीधा हो जाता है। पहले ये ऐसा था, ये हमेशा अपने नॉर्मल सिचुएशन में इस शेप में रहता है, उल्टा यू। तो जब हम श्वास लेते हैं तो ये सीधा होता है। सीधा होने से क्या होगा, हमारे जो लंग्स ऊपर हैं उनको जगह मिलती है श्वास को अपने अंदर भरने की, क्योंकि जब हम गुब्बारे को फुलाते हैं तो वो फूलता है, तो जब फेफड़े फूलेंगे तो उनको जगह चाहिए होगी फूलने के लिए। अगर वहां पर जगह नहीं होगी तो हम श्वास को भीतर नहीं ले पाएंगे ज्यादा मात्रा में। तो जब हम श्वास लेते हैं तब ये भित्ति इस तरह से सीधी हो जाती है और हमारे फेफड़ों को जगह मिलती है श्वास को अधिक से अधिक अंदर लेने की और फैलने की। और जब ये सीधी होती है तो इसके नीचे क्या होता है, फेफड़ों के नीचे क्या स्थित होता है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम या हमारा पेट। ये हमारे जो पेट की संरचना है वो इस भित्ति के नीचे स्थित होती है। तो जब हम श्वास लेते हैं और ये भित्ति ऐसे सीधी होती है, ये जो तनुपट सीधा हो जाता है, तो प्रेशर कहाँ आता है, यहाँ पे जगह ज्यादा हो गई, तो जगह कम कहाँ होगी, नीचे के हिस्से में, यानी हमारे पेट पर। तो जब ये प्रेशर पेट पर पड़ता है तब हमारा पेट फूलता है, और जब हम श्वास को छोड़ते हैं तब ये तनुपट फिर से अपने शेप में आ जाता है और हमारा पेट भीतर जाता है या सिकुड़ता है। तो इस तरह से श्वास की ये क्रिया चलती है कि जब हम श्वास भरते हैं तब ये भित्ति सीधी होती है और हमारा पेट फूलता है। जब श्वास छोड़ते हैं तो ये भित्ति फिर से नॉर्मल हो जाती है और हमारा पेट सिकुड़ता है। तो बहुत सारे लोगों को ये मिथ रहता है कि जब हम श्वास लेते हैं तो श्वास पेट के अंदर जाता है, पर ऐसा कभी नहीं होता है।
श्वास श्वास नली के माध्यम से सिर्फ फेफड़ों तक ही जाता है, वह हमारे पेट में कभी भी नहीं जाता है। जो पेट फूलने की क्रिया है वह हमारे तनुपट के इस बदलाव की वजह से होती है। ठीक है, अगर ये तनुपट मूव नहीं करेगा तो हमारे फेफड़ों को उतनी जगह नहीं मिल पाएगी तो श्वास को अपने भीतर लेकर एक्सपैंड हो सके। तो ये जो क्रिया है तनुपट की वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा तनुपट के अलावा जो हमारी पसली का हिस्सा है, यानी हमारे फेफड़ों की साइड में, यहाँ पर जो हमारी पसलियां होती हैं, यहाँ पर यहाँ की जो मांसपेशियां हैं वह भी जब हम श्वास लेते हैं तब मूव होती हैं और फेफड़ों को जगह देती हैं। और हमारी हंसली का हिस्सा, हंसली जो ये कंधे पर एक हमारी हड्डी होती है उसे हम हंसली कहते हैं, और यहाँ की मांसपेशियां जो है वो ऊपर की तरफ सरकती हैं। तो एक बॉक्स जैसा आप इमेजिन कर सकते हैं जिसके भीतर हमारे लंग्स हैं। उसमें नीचे का हिस्सा है तनुपट, साइड में पसली और ऊपर हंसली। तो ये तीनों मांसपेशियां फेफड़ों को जगह देती हैं जब हम श्वास लेते हैं। आप देखते हैं ना कि जब हम श्वास लेते हैं तब ये जो हिस्सा है वो थोड़ा ऊपर आता है। इसी के साथ हमारी यहाँ की मांसपेशियां जो है वो हमें दिखाई नहीं देती हैं, बट वो भी चौड़ी होती हैं या मूव होती हैं। उनकी भी गति इस तरह से होती है जब हम श्वास को अंदर भरते हैं, और जो हमारा तनुपट है वह भी इस तरह से फ्लैट हो जाता है। तो इस तरह से एक बॉक्स जैसी संरचना के भीतर हमारे फेफड़े होते हैं, और जब हम श्वास की क्रियाएं करते हैं तो ये सारी मांसपेशियां फेफड़ों को जगह देती हैं ताकि हम ज्यादा से ज्यादा श्वास को अपने भीतर ग्रहण कर सकें। तो आप देखेंगे कि कितना एक कॉम्प्लेक्स मशीन जैसा हमारे शरीर में बनी हुई है, इतनी एक फाइन मशीन है कि सारे हिस्से, इन ये इतने हिस्से हमारी श्वास की क्रिया में क्रियारत हैं। सिर्फ हमारी बाहरी श्वास में, आंतरिक श्वास में तो हमारा पूरा शरीर ही कार्य कर रहा है। तो श्वास कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए आप इमेजिन कर सकते हैं। तो इस ये आपने इसलिए जाना क्योंकि जब हम हमारा शरीर अकड़ जाता है, जब हम नियमित व्यायाम, यौगिक क्रियाएं आदि नहीं करते हैं, तब ये सारे जो पार्ट्स हैं हमारे वो अकड़ जाते हैं और उनका मूवमेंट रेस्ट्रिक्ट हो जाता है या कम होता है। तो दीर्घ श्वास को लेने के लिए आपको अपने शरीर को सक्रिय रखना भी बहुत इम्पोर्टेंट है। यानी आपको नियमित यौगिक क्रियाओं का अभ्यास करना चाहिए जिससे आपका पूरा शरीर फ्लेक्सिबल रहे। ये जो तीन पार्ट्स हमें हमारी श्वसन क्रिया में सपोर्ट करते हैं, उनको जब आप फ्लेक्सिबल रखेंगे तभी वह हमारे श्वास, दीर्घ श्वास में सहयोगी बन सकते हैं। तो हम एक डायफ्रामिक ब्रीथिंग का एक छोटा सा 1 मिनट का, आधे मिनट का प्रयोग करते हैं। आप आंखें खुली रखिए। आप अपने एक हाथ को अपने छाती पर रखें और एक हाथ को अपने पेट पर रखेंगे। सब लोग आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी करें और सीधे बैठें। एक हाथ को छाती पर, एक हाथ को अपने पेट पर रखेंगे और अनुभव करेंगे कि जब श्वास भीतर जाता है तो किस तरह, अभी आपने जिन जिन अंगों को जाना है कि आप श्वास लेते हैं तब वो अंग कार्य करते हैं, अभी आप उन अंगों को अपने श्वास क्रिया में विजुअलाइज करेंगे। अभी आपने जान लिया है तो अभी आप विजुअलाइज करेंगे। और डायफ्रामिक ब्रीथिंग यानी आपको छाती को नहीं फुलाना है, वहां पर श्वास भरेगा तो अपने आप हमारा पेट फूलेगा, और जब हम श्वास छोड़ेंगे तब पेट भीतर जाएगा। ठीक है, अभी हम आधे मिनट के लिए 30 सेकंड के लिए श्वास लेंगे, दीर्घ श्वास। श्वास छोड़ेंगे। जब श्वास ले रहे हैं, फेफड़ों में श्वास भर रही है, हमारा तनुपट सीधा हो रहा है और हमारा पेट फूल रहा है। श्वास छोड़ते हुए फिर से पेट सिकुड़ रहा है, श्वास बाहर जा रही है।
धीरे धीरे गहरा लंबा श्वास लिया। हमारे हंसली की जो मांसपेशियां हैं, पसली की जो मांसपेशियां हैं, वो सब गति कर रही हैं ऊपर की तरफ साइडवेज। श्वास छोड़ते हुए पुनः अंदर। रिलैक्स। तो ये जो डायफ्रामिक ब्रीदिंग जिसको हम कहते हैं, ये जो हमने अभी प्रयोग किया, डायफ्राम यानी तनुपट। तो हमारी जो ब्रीदिंग है वो डायफ्रामिक होनी चाहिए, यानी जब हम श्वास लेते हैं तब हमारा पेट फूलना चाहिए, और जब हम श्वास छोड़ते हैं तब वह सिकुड़ना चाहिए। तो जब आप डायफ्रामिक ब्रीदिंग करेंगे तो आपको क्या फील होगा कि आपकी श्वास बहुत गहरे तक जा रही है, और आपके जो पेट का मूवमेंट है वह अधिक है देन आपके छाती का मूवमेंट। कई लोग श्वास इस तरह से लेते हैं, पर ये श्वास लेने का सही तरीका नहीं है, क्योंकि लंग्स को फूलने के लिए जगह अंदर की ओर मिलती है और हमारे पेट को बाहर की तरफ फूलना होता है, तब हमारा सही श्वास आता है। इसके अलावा हमारा जो शोल्डर और फेस है वो रिलैक्स रहना चाहिए। बहुत बार श्वास लेते हुए हम अपने फेस को टाइट कर लेते हैं, शोल्डर्स को टाइट कर लेते हैं, तो ये तरीका श्वास लेने का गलत है। इसके अलावा जब हम डायफ्रामिक ब्रीथिंग करते हैं तो हम अनुभव करेंगे, जो आपने अभी आधे मिनट का प्रयोग किया, इसको आप पूरे दिन में जब भी आपको समय मिले तब आप करें, तो आपका धीरे धीरे जो श्वास है वह नियमित और सहज होने लगेगा। तो आप अनुभव करेंगे कि आपका माइंड जो है वो स्लो डाउन हो रहा है, यानी शांत हो रहा है। जो बहुत हमेशा विचार चलते रहते हैं माइंड में, वो धीरे धीरे कम हो रहे हैं। कामनेस या शांति का अनुभव आपको होगा। जब हम डायफ्रामिक ब्रीथिंग करते हैं तो कॉमन मिस्टेक्स आपने जाना कि हम अ, हम क्या क्या मिस्टेक्स करते हैं कि हम फोर्सफुली अपने पेट को बाहर लाने की कोशिश करते हैं, पर वैसा हमें नहीं करना है। जब हम श्वास भीतर लेंगे तो सहज रूप से हमारा पेट बाहर की तरफ आएगा, और अंदर की श्वास छोड़ेंगे तब अंदर सिकुड़ेगा। आपको फोर्सफुली पेट को बाहर और अंदर नहीं लेके जाना है। ये मैं सहज श्वास के बारे में बात कर रही हूँ, अन्य प्रयोगों के बारे में नहीं। इसके अलावा आपको अपनी छाती के हिस्से को ऊपर नहीं उठाना है, ये अपने आप सहज रूप से होगा। ब्रीथिंग आपको बहुत फास्ट और एकदम फोर्सफुली नहीं करनी है। जब हम दीर्घ श्वास भी करते हैं, ऐसे आवाज नहीं आएगी, क्योंकि श्वास जो लेते हैं वो एक बहुत सहज क्रिया है। आपको ये लाइफ लॉन्ग की, मतलब हर एक क्षण की एक क्रिया है, उसमें आपको इतनी एनर्जी की जरूरत नहीं है। ये सहज रूप से, आपने जाना था लास्ट सेशन में कि ये ऐच्छिक और अनैच्छिक दोनों रूप से चलती हैं। अगर आप अपने माइंड को वहां नहीं लगा रहे हैं तो भी श्वास चलता है। इसका मतलब यह है कि श्वास की जो क्रिया है वह सहज रूप से चलती है। इसमें आपको इतनी एक्स्ट्रा एफर्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। इसके अलावा आपको अपने पेट की जो मांसपेशियां हैं उसको एकदम अकड़ाना नहीं है, शिथिल और सहज रखना है। और एक सबसे बड़ी बात ये होती है कि आ, हम जब ये डीप ब्रीथिंग करना शुरू करते हैं या दीर्घ श्वास का प्रयोग शुरू करते हैं, तो हम सब लोग सोचते हैं कि आज एक ही दिन में मुझे सारे रिजल्ट मिल जाए। आज तो मैंने इतनी देर ये दीर्घ श्वास कर लिया, डीप ब्रीथिंग कर लिया, इतना अच्छा श्वास ले लिया, आज मुझे शाम तक तो इसके रिजल्ट मिल ही जाने चाहिए। एकदम फटाफट सब रिजल्ट आते हैं। पर आपने ये सोचा है कि हमारा जीवन जब से शुरू हुआ है, जैसे एवरेज मैं समझती हूँ कि सब 40 या उससे अबव है, तो 40-50 साल तक जिस गलत श्वास को हम लेते आए हैं, क्या एक दिन में उसको हम चेंज कर सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं कर सकते हैं। 40-50 साल की जो हमने डैमेज किया है या जो गलत श्वास लिया है, उसको वापस रिवर्स करने के लिए, उसको ठीक करने के लिए हमें नियमित रूप से श्वास प्रेक्षा का या दीर्घ श्वास का प्रयोग करना पड़ेगा, तभी हमें उसका रिजल्ट मिल पाएगा।
तो इसके साथ ही जब हम दीर्घ श्वास करते हैं या डायफ्रामिक ब्रीथिंग का प्रयोग करते हैं तो हमें क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, उसके डायरेक्ट बेनिफिट जब आप देखेंगे तो आपको कब कब करना चाहिए दीर्घ श्वास। अभी जब शुरुआत में आप, अदरवाइज तो ये पूरे टाइम करेगी। ये जो डायफ्रामिक ब्रीथिंग का जो प्रयोग है वो आपको कब करने पर बहुत इफेक्टिव होगा, सुबह उठते ही। जब आप सुबह उठते ही इस प्रयोग को करेंगे तो आप खुद को एनर्जेटिक पाएंगे। पूरे दिन के लिए जो एनर्जी आपको चाहिए होती है या अगले कार्य के लिए जो चाहिए होती है वो आपको मिलेगी। इसके अलावा सोने से पहले, जब आप सोने से पहले डायफ्रामिक ब्रीथिंग का प्रयोग करते हैं तो आपको बहुत ही रिलैक्स्ड फील होगा और बहुत अच्छे से नींद आएगी। इससे रिलैक्सेशन बहुत अच्छा होता है। इसके अलावा जब आपको स्ट्रेस या एंजाइटी होती है, बहुत चिंता या बहुत तनाव हो जाता है, कभी कभी पता नहीं चलता है कि अभी क्या करूं, दिमाग काम नहीं करता है, कुछ करने की इच्छा नहीं है, तब आप डायफ्रामिक ब्रीथिंग का प्रयोग करें तो आपको, आपका जो तनाव है वो आधे से ज्यादा वहीं पर कम हो जाएगा। आपको क्लैरिटी आने लगेगी, आपका दिमाग शांत होगा कि आपको क्या करना है किसी भी सिचुएशन में। इसके अलावा कोई भी इंपॉर्टेंट कार्य जब आप करने जा रहे हैं उसके पहले आप डायफ्रामिक ब्रीथिंग का प्रयोग करें। और ध्यान करने से पहले, जब भी ध्यान का प्रयोग आप करते हैं उसके पहले अगर आप इस प्रयोग को करेंगे तो आपकी एकाग्रता और शांति बढ़ेगी और ये ध्यान में आपको सहायक होगा। तो आई होप कि आप सब ने जो श्वास की क्रिया है उससे होने वाले जो हमारे शरीर पर प्रभाव है, उससे होने वाले जो हमारे मन पर और हमारी भावनाओं पर, ये हम अगर भावनात्मक स्तर पर तो हमने डिस्कस किया नहीं है इस चीज को, पर शारीरिक और मानसिक लेवल पर जब हम दीर्घ श्वास का प्रयोग करते हैं तो शारीरिक और मानसिक हमारे सारे तनाव, किस तरह से हम तनाव मुक्त होते हैं और किस तरह से हम अपने स्वास्थ्य को बेहतर बना सकते हैं। जब हमारा शरीर और मन स्वस्थ होगा तो हमारी भावनाएं उसके अनुरूप ही बहुत ही अच्छी और पॉजिटिव बनेगी। तो इसके साथ हमने बहुत ही संक्षिप्त में जाना, श्वास के बारे में बात करने जाए तो शायद कितने ही सेशन कम पड़ जाएं। आपने बहुत सेशन श्वास के बारे में अटेंड भी करे हैं, पर जब तक हम अपनी जागरूकता श्वास के प्रति नहीं लाएंगे तब तक हमें दीर्घ श्वास का या श्वास का जो बेनिफिट मिलना चाहिए वो हमें नहीं मिल पाएगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट है, जिस चीज को आज आपने समझा है, अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप इसके बारे में और वीडियोस देख सकते हैं कि कैसे हमारा श्वास कार्य करता है। और जब आप इसको जानेंगे तब जब आप प्रयोग करेंगे, जैसे अभी हमने आधे मिनट का प्रयोग किया तो आप विजुअलाइज कर पा रहे थे कि कैसे आपका डायफ्राम मूव हो रहा है, कैसे आपके शरीर के सारे अंग कार्य कर रहे हैं श्वास लेते समय। वैसे ही जब आप दीर्घ श्वास लेंगे तो अब आप अपने छोटे छोटे मूवमेंट्स को ऑब्जर्व कर पाएंगे। और ध्यान की साधना क्या है, यही है ना कि हम अपने स्वयं के भीतर जाएं और स्वयं को देखें। तो स्वयं को देखने की जो शुरुआत है वह हमारे शरीर से ही शुरू होती है। हम अपने शरीर को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि हमें आत्मा तक पहुंचना है तो शरीर से कोई लेना देना नहीं है, ऐसा नहीं है। शरीर ही हमारे जो धर्म करने का जो साधन है वह है। कहते हैं ना कि शरीरम खलु धर्म साधना, ऐसा एक सूत्र है। तो शरीर ही हमारे धर्म करने का एक साधन है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको हम इग्नोर नहीं करें, इसके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानने की कोशिश करें, ज्यादा से ज्यादा नॉलेज लेने की कोशिश करें। नॉलेज लेने की कोई उम्र नहीं होती है। इनफैक्ट अभी हम सबके पास समय है। जब छोटे थे, पढ़ाई की और इन सब चीजों के बारे में पढ़ा, तब तो एग्जाम के डर से सब कुछ पढ़ लिया और एग्जाम में जो आया वो लिख लिया। पर अब हमारे पास प्रैक्टिकली इन चीजों को यूज करने का, इनको इनको उपयोग में लाने का समय है। तो हम इन सब चीजों के बारे में जानें, पढ़ें और अपनी जागरूकता को बढ़ाएं। जागरूकता ही ध्यान के क्षेत्र में हमें आगे लेकर जाएगी। तो इसी भावना के साथ एक छोटा सा क्विज हम रखें। मैं चाहूंगी आज थोड़ा सा हम ध्यान ओम अरहम 5 मिनट का करेंगे, बट सर अगर
जिज्ञासा पॉसिबल है क्या? समाधान प्रश्नोत्तरी के लिए भी हमें समय रखना है और हमें दीर्घ श्वास का प्रयोग भी करना है। 5 मिनट का कम से कम प्रयोग हम करेंगे। प्रैक्टिकल हम बाद में लेते हैं, तो पहले जिज्ञासा ओके। समाधान ले लिया जाए। जी सर। आप और कुछ कहना चाहती है? जी, मेरे पास 5 प्रश्न थे जो मैं पूछना चाहती हूँ सबसे। पर इसके लिए हमारे देखिए प्रयोग बंधुओं करना। और बहनों, अक्सर हम जब दीर्घ श्वास परीक्षा का प्रयोग करते हैं, तो जैसा आज हमने ट्रेन का एग्जाम्पल अभी पूजा जी ने दिया, एक एग्जाम्पल मैं हमेशा देता हूं, आप लोगों को भी याद होगा, पति पत्नी और दूध वाले का एग्जाम्पल। आप किसी को याद है? हैंड राइज करेंगे। छोटा सा एग्जाम्पल है, पति पत्नी और दूध वाले का एग्जाम्पल। हमें शिविरों में अक्सर मोदी जी हमें ये एग्जाम्पल के माध्यम से समझाया करते थे। हमने बहुत बार सुना हुआ है, मैं भी इस एग्जाम्पल को कई बार आप लोगों के सामने रख चुका हूँ। यस, याद नहीं हो तो मैं 1 मिनट ले लूँ आप? जी जी जरूर सर, मुझे भी सुनना है, मैंने ये जी। एग्जाम्पल नहीं सुना है। तो देखिए, हमें अभी हमने जाना हमारी फेफड़ों की कैपेसिटी कितनी है। आप सबने अभी समझा अभी कैपेसिटी कितनी है और कितना यूज करते हैं हम उसको, उसके बारे में एग्जांपल है। एग्जांपल क्या जगह, एक जोक भी कहा जा सकता है, चुटकुला जैसे बोलते हैं ना, जिसे हंसी सुनने से आपको भी हंसी आएगी। एक घर में एक कपल रहते हैं, पति पत्नी दो ही रहते हैं, दो ही सदस्य हैं। और एक दिन पत्नी को सुबह सुबह कहीं जाना होता है, तो वो सुबह सुबह जल्दी बाथरूम में नहाने के लिए चली जाती है। और जो पति होते हैं वो बाहर हॉल में सोफे पे बैठे अखबार पढ़ रहे हैं। सुबह सुबह सबका यही घर में काम होता है, भी सुबह आए तो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। तो पति नहाने गई हुई है और पति एग्जाम अखबार पढ़ रहे हैं। इतने में डोर बेल बजती है, घंटी बजती है। डोरबेल बजती है तो मिस्टर उठ के दरवाजा खोलते हैं, तो देखते हैं सामने दूध वाला खड़ा है, दूध लेके आया हो। अब दूध लेके आया है तो अब दूध लेना का काम जो है वो तो हमेशा पत्नी का है। पत्नी लेती है दूध। पति को कुछ पता नहीं कितना दूध लेना है, किसमें लेना है, उसे कुछ भी जानकारी नहीं है। तो वो आवाज लगाते हैं अपनी पत्नी को कि दूध वाला आया है, क्या करूं? तो पत्नी बाथरूम से आवाज देती है, दूध वाला आया है तो किचन में जाइए, कोई बर्तन पड़ा होगा ले आइए और ले लीजिए। अब पति महोदय किचन में गए तो उनको सामने ही एक बड़ा 6 लीटर का गंज दिखा, उनको 6-7 लीटर का गंज। वो उठा के लेके आ गए। बर्तन लाने के लिए बोला पत्नी ने, तो वो ले आए, ला के दूध वाले के सामने रख दिया। अब दूध वाला आया, देखता है क्या बात है, आज इनके घर में बहुत ज्यादा मेहमान आए हैं ना, क्या बात है। पूछता है कितना दूध डालूं? भाई मुझे क्या पता, रोज जितना डालते हो डाल दो। तो रोज तो आधा लीटर डालता हूँ। तो आधा लीटर डालते हो तो डाल दो। तो क्या हुआ, दूध वाला हंसने लगा। दूध वाला हंसेगा कि नहीं हंसेगा? यस। आप लोगों को भी हंसी आ रही होगी कि भाई हमें आधा लीटर दूध लेना है, हम 6 लीटर का गंज लेके 7 लीटर का गंज लेके आए हैं। तो दूध वाला तो हंसेगा ही ना। तो क्या हम क्या कर रहे हैं? हम क्या कर रहे हैं, हमारी कैपेसिटी तो 6 लीटर की ले रहे हैं, उसमें आधा लीटर 3 पाव या 1 लीटर ले रहे हैं। तो कभी हम पे भी हम हंसी आती है क्या कि हम क्या कर रहे हैं, कितनी कैपेसिटी है और कितना ले रहे हैं? तो इस कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए जो अभी प्रयोग बताया गया आधा मिनट का, ये प्रयोग आधा मिनट अभी बताया गया, इस प्रयोग को आप दिन में 3-4 बार कर सकते हैं। 2 मिनट 3 मिनट, बार बार मैसेज आ रहा था कितने टाइम तक करना है, कितनी बार करना है। तो इसमें कोई लिमिट नहीं है, आप जितनी देर चाहे कर सकते हैं। मैं अक्सर एक प्रयोग करता हूँ जो डायफ्रागमिक जो श्वास के लिए, जब भी थकावट महसूस होती है लेटता हूँ थोड़ी देर। लेटने के बाद हमारे हाथ में मोबाइल सबके पास रहता है। ऐसा कोई भी बंदा नहीं होगा जिसके पास आजकल मोबाइल नहीं होता है। तो मैं क्या करता हूँ, मोबाइल को अपने पेट पे रख लेता हूँ। पेट पे रखते हुए गुब्बारा जैसे फुलाते हैं, पेट को फुलाता है, मोबाइल को ऊपर लाना और नीचे ले जाना। पूरा ध्यान मोबाइल पे टिका देता हूँ। मोबाइल ऊपर आ रहा है, नीचे जा रहा है। कैसे आएगा, जब पेट फूलेगा तो ही मोबाइल ऊपर आएगा, और जब पेट अंदर जाएगा सिकुड़ेगा तो मोबाइल को नीचे आए। तो पूरा ये तो ध्यान सहज मोबाइल ही पर है रहता है, सर। मोबाइल ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है। एकाग्रता बढ़ने की जो बात आई, इसमें हमारा चित्त भी एकाग्र होता है। हम हमारा ध्यान पूरा फोकस मोबाइल
वो अप डाउन करने को जो क्रिया होती है उसको देखने में लग जाता है। तो 2 मिनट 1 मिनट ये प्रयोग मैं दिन में कई बार करता हूँ। इससे मेरा श्वास भी लंबा होता है और एकाग्रता भी बढ़ती है। तो आप भी जब भी कभी भी दिन में आप लेट कर आराम कर रहे हो उस समय कोई भी चीज, किताब पेन मोबाइल पेट पे रखिए और उसको पेट को फुलाते हुए उसको अप डाउन कीजिए और उसको देखिए खाली को मोबाइल को कितना ऊपर जा रहा है कितना नीचे जा रहा है। इस प्रयोग को आप करिए और 2-3 मिनट रेगुलर आप दिन में 2-3 बार करके देखिए, आपका श्वास भी लंबा होगा, एकाग्रता भी बढ़ेगी। ओम आराम। विभा जी कुछ कहना चाहती है, उसके बाद हम प्रैक्टिकल प्रयोग भी करेंगे। यस विभा जी बोलिए। जय जिनेन्द्र। सेशन तो बहुत बढ़िया रहा, अच्छी जानकारी मिली। पर एक प्रश्न था कि जो सुबह करना है वो कितनी देर तक? दिन में तो हमें टाइम कम मिलता है, पर सुबह हमें करना है कितनी देर तक? और दूसरा एक प्रश्न ये है कि हम जितना लंबा छोड़ लेते हैं सांस, उससे ज्यादा लंबा छोड़ना है या उतना ही सेम छोड़ना है? जी, बहुत अच्छा प्रश्न है विभा जी। मुझे आशा है कि इससे सबका डाउट क्लियर होगा। ये जो कितनी देर करना है श्वास, ये जो दीर्घ श्वास का प्रयोग है, इसका कोई टाइम लिमिट नहीं है। आपके पास जितना समय है उतना आप कर सकते हैं, क्योंकि श्वास तो हम नियमित ले ही रहे हैं। बट प्रॉब्लम ये हो गया है कि हमारा श्वास रेगुलरली छोटा आने लग गया है, तो उसके उसको हमें धीरे धीरे एफर्ट करके लंबा करना होगा। तो आप श्वास, ये हमारा एक्चुअली सहज श्वास दीर्घ ही है, पर हमने उसको जानकारी नहीं, जागरूकता के बिना जागरूकता के उसको छोटा कर दिया है। तो लंबा करने का जो है वो सहज श्वास हमारा लंबा ही होना चाहिए। तो श्वास तो हमारी हर एक जी क्षण की क्रिया है, तो उसको आप कितना भी कर सकते हैं। इसके अलावा आपने दूसरा प्रश्न किया कि अ, लेवल एक्सेल ज्यादा में लंबा ज्यादा। करना चाहिए इनहेल से? हाँ, एक्सेल ज्यादा करना चाहिए। ऐसा इसलिए है कि जब आप श्वास प्रेक्षा का प्रयोग शुरू करते हैं या कोई भी प्रयोग करते हैं, तब आपको सबसे पहले लंबा श्वास छोड़ना है। क्योंकि जब तक आपके फेफड़ों के अंदर श्वास भरा हुआ रहेगा, मतलब जब हम पूरा श्वास छोड़ते नहीं है बाहर, तब क्या होता है कि एक गुब्बारा है, उसमें से हवा को बाहर निकाला नहीं और उसमें और हवा भरने की कोशिश की। गुब्बारा छोटा सा है, तो क्या होगा, हम उसमें और हवा नहीं भर पाएंगे क्योंकि ऑलरेडी उसमें हवा है। अगर 6 लीटर की कैपेसिटी है, अंदर ऑलरेडी 2 लीटर श्वास भरा पड़ा है, तो हम उसमें और 4 लीटर ही भर पाएंगे। पर अगर हमने उसको खाली कर दिया, उसको पूरा खाली किया और फिर उसको भरा, तो उसमें 0 रहेगा और फिर उसमें हम 6 लीटर श्वास ले पाएंगे। नहीं तो क्या होगा कि जो अंदर कार्बन डाइऑक्साइड भरी पड़ी है, वह बाहर आएगी ही नहीं, और हम बाहर से और श्वास लेते हुए अंदर जाएंगे, तो वही श्वास, वह श्वास वही रहेगा। तो इसके लिए इम्पोर्टेंट है कि हम श्वास को पूरा बाहर निकालें। इसलिए जब हम श्वास परीक्षा भी करते हैं तो कहते हैं कि श्वास जो हम निश्वास करते हैं या श्वास बाहर छोड़ते हैं, उसका टाइम लंबा होना चाहिए, जी। ताकि हमारे लंग्स जनरली पूरी तरह जनरली 1:2 खाली का हो। रेशियो हम बताते हैं। 1:2 जितना समय लेने में उससे दुगना समय छोड़ने में लगे, ये साधारण एक नियम है। इसके अलावा रेशियो को बदला भी जा सकता है। कुंभक करते हैं तो कितनी देर कुंभक करना है उसका भी अलग अलग रेशियो बताया जाता है। ये इसके ऊपर हमारे अलका जी की बहुत शानदार अभी क्लासें चल रही है। मंगलवार को, हर मंगलवार को क्लासें होती है, आप जान भी रहे हैं, उस क्लास में बताया जा रहा है। तो अभी समय भी हमारा संपन्न हो रहा है। हम दूसरा जो है, चाहेंगे 2 मिनट का ये जो प्रैक्टिकल ध्यान की करें। माला करते हैं वो उसका भी बहुत बेनिफिट मिल रहा है। दिन में 4 बार 27-27 बार होती है। सर बहुत बढ़िया हो रहा है, मैं तो रोज करती हूँ। तो मैडम, यस। और मैडम थैंक यू वेरी मच सबको। अशोक जी ने भी हैंड राइज किया था, मधु जी ने और संगीता जी ने, तीनों ने हैंड राइज किया हुआ है। तो तीनों को हम लेंगे तो फिर हमारे पास प्रैक्टिकल का समय नहीं बचेगा। तो हमें प्रैक्टिकल भी कम से कम 2 मिनट का हम चाहेंगे। आज दीर्घ श्वास के जगह हम डायफ्रामिक ब्रीदिंग 2 मिनट का, 2 मिनट डायफ्रामिक ब्रीदिंग करें आप सभी। उसके जी बाद हम दो 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 3 दिनों के प्रश्न है वो ले लेते हैं। जी। तो हम सब प्रयोग के लिए तैयार हों। सीधे बैठे, रीढ़ की हड्डी सीधी रहे, अकड़न ना हो, एकदम रिलैक्स। पूरे शरीर को एकदम रिलैक्स रखें, कोई शरीर का पार्ट अकड़ के ना रहे, एकदम रिलैक्स। आंखें कोमलता से बंद, पूरे शरीर को स्थिर
और शिथिल करें। कहीं कोई तनाव नहीं, पूरे शरीर को ढीला छोड़ें। मांसपेशियों की पकड़ को छोड़ें, पूरे शरीर की पकड़ को छोड़ें। एकदम रिलैक्स। जिस किसी पोजीशन में आप हैं, बैठे हैं, खड़े हैं, लेटे हैं, शरीर को पूरी तरह से शिथिल करें। अब अपने चित्त को श्वास पर ले जाएं। अपने बाएं हाथ, लेफ्ट हैंड को अपनी छाती पर और दाहिने हाथ को अपने पेट पर रखें। श्वास धीरे धीरे गहरा लंबा भीतर लें। धीरे धीरे लंबा श्वास छोड़ें। बिल्कुल फोर्स नहीं लगाना है, एकदम सहज। कोई बात नहीं, जितना लंबा आए उतना ले, पर कहीं कोई फोर्स नहीं, कोई जोर नहीं, कोई तनाव नहीं। सहज श्वास लें, सहज श्वास छोड़ें। श्वास भीतर लेते समय पेट की मांसपेशियां फूल रही हैं। श्वास छोड़ते समय पेट की मांसपेशियां सिकुड़ रही हैं। पूरी जागरूकता के साथ हर एक श्वास को लें। श्वास से जुड़ी हुई शरीर की प्रत्येक गति को अनुभव करें। श्वास की गर्माहट का अनुभव करें। नाक से होते हुए श्वास भीतर जा रहा है, श्वास नली के माध्यम से फेफड़ों तक पहुंच रहा है। हमारा तनुपट सीधा हो रहा है, पेट बाहर आ रहा है। श्वास छोड़ते हुए पेट भीतर, तनुपट ऊपर, फेफड़े पूरी तरह से सिकुड़ते हुए, छाती भीतर, श्वास बाहर। गहरी एकाग्रता और पूरी जागरूकता के साथ दीर्घ श्वास प्रेक्षा। अपना पूरा ध्यान श्वास पर केंद्रित करें। केवल श्वास को देखें।
केवल श्वास का अनुभव रहे। एक गहरे लंबे श्वास के साथ प्रयोग संपन्न करें। ओम अरहम। ओम अरहम। ओम अरहम। छोटा सा प्रयोग अभी हमने किया प्रैक्टिकल का। इस प्रयोग को नियमित करना है, हमें रेगुलर करना है। मैं स्लोगन बुक के साथ सिर्फ स्लोगन ही बोलना है आज। और आज हमें रोज जो स्लोगन बोलते हैं वो स्लोगन नहीं बोलेंगे, नया स्लोगन बोलना है आज हमें। कोमल जी, आपको मैंने अनम्यूट ऑप्शन दिया है, आप बोलेंगे बदले श्वास, बाकी सभी बोलेंगे बदलेगा जीवन। जी। बदले श्वास। बदलेगा जीवन। जीवन। बदले श्वास। बदलेगा बदलेगा जीवन। 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 बदले श्वास। बदलेगा जीवन। जीवन। ओम अरहम। कृतज्ञोस्मि। हम सब पूज्य गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि। हम सब पूज्य गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि। हम सब पूज्य गुरुदेव के आभारी हैं। गुरुदेव के प्रति ओम आभार। अरहम। अपने फीडबैक जरूर भेजिए, हम आपके फीडबैक ग्रुप में शेयर करेंगे तो और लोगों को भी प्रेरणा मिलेगी। फीडबैक जरूर भेजिएगा। जी, मैं आशा करती हूँ कि इस छोटे से प्रयास से आप सब अपने श्वास के प्रति जागरूक होंगे और दीर्घ श्वास प्रेक्षा का नियमित अभ्यास करेंगे। इसी ओम आशा। अरहम। ओम ओम अरहम। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी भाई बहनों का, और पूजा जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।